हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और जो आपके सजेशंस हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं अपने अगले वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की बात कर एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, और वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था उनके जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब ax² प्लस bx प्लस c। और ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मेट है। ठीक है, वेयर a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर मैं b की बात करूं तो b क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ x। और c जो आपका है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, किसी भी जगह प्लेस पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेरिएबल चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक था आपको। और अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 होने वाले हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ जीरोज 2 होने वाले हैं तो उनको मैं किससे डिनोट करूँगा, अल्फा एंड बीटा से मैं उनको क्या करने वाला हूँ, डिनोट करूँगा। तो यहाँ एक चीज़ देखिए कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज हैं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा की बात करूँ। ठीक है, यहाँ तक। अब इससे हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आपके पास एक एग्जाम्पल है x² प्लस px की बात कर रहा हूँ, x² प्लस 7x प्लस 10 की बात करो। ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 10। मुझे क्या करना है, पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं और फिर उनको वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ देखिए कि मुझे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है। आपको पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आ जाएगा, 1 × 10 10। अब उस 10 को मैं क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है यहाँ पे, और प्राइम फैक्टर जब मैं करूँगा तो वहीं से मुझे पेयर आएगा 7x का। तो 10 का जब मैं करूँगा तो 2 × 5 आने वाला है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से क्या हुआ कि देखिए 2 पार्ट ये और 2 यहाँ पे आ गया। इन दोनों से मैंने क्या किया कि x को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो x अगर कॉमन लेता हूँ तो ये x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन अगर ले रहा हूँ तो x प्लस 5। देखिए यहाँ से x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 की बात करूँ, ये 2 फैक्टर आ गए। फैक्टर्स क्या होता है कि जब मैं इस गिवन पॉलिनोमियल में x प्लस 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और क्वोशिएंट क्या आने वाला है, x प्लस 5। वैसे ही जब मैं x प्लस 5 से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करूँगा तब भी रिमाइंडर 0 आना है, और क्वोशिएंट क्या आएगा, x प्लस 2। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जब आपके पास x प्लस 2 एंड x प्लस 5 आ गया, 2 फैक्टर, तो जीरोज भी आएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -2। सिमिलरली वैसे ही x प्लस 5 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -5। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप देखिए एक चीज़ कि ये -2 एंड -5 क्या है, तो -2 एंड -5 की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा और बीटा है, ये समझ में आ रहा है। उसी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अल्फा लेट कर लिया कि अल्फा की वैल्यू आपने -2 ले लिया और बीटा की वैल्यू -5। तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, सम ऑफ जीरोज की बात करूँ। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ जीरोज की बात करूँ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद रखना है, डबल टिक वाले को आपको याद ही करना है। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोज तो वही हुआ ना, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x एक्चुअल में क्या है, b रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, -b अपॉन a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है -2 है, -2 प्लस -5 इज इक्वल -b अपॉन a। तो -2 प्लस -5 कितना होगा, -7 इज इक्वल -b अपॉन a। और अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होने वाला है। यहाँ तक समझ में आया आपको। ठीक है,
ये हमारा सम ऑफ जीरोज की बात करूँ। दूसरा अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट की बात कर रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर, प्रोडक्ट क्या, तो मल्टीप्लाई की बात कर, उनके जीरोज का मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूँ तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, और अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, तो ध्यान से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ बताओ, तो अल्फा को मैंने -2 लिया हुआ है और बीटा को मैंने -5 लिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी अल्फा ले सकते हो और किसी को भी बीटा ले सकते हो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अगर बात करूँ यहाँ पे तो -2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू -5 इज इक्वल सी अपॉन ए। ध्यान से देखना आपको, माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 2 इंटू 5 10, 10/1 इज इक्वल सी अपॉन ए। अब ध्यान से देखो आपकी ए की वैल्यू 1 यहाँ भी है, ए की वैल्यू 1 यहाँ भी है, तब हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, देखिए ए इज इक्वल 1, ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं बी की बात करूँ तो देखो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7, तो -b इज इक्वल -7। यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि इक्वल है, अगर आपके पास इक्वल के लेफ्ट साइड में भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इक्वल के राइट साइड में फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर राइट साइड के न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है, एंड लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड के डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, इवन प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा a इज इक्वल 1, -b इज इक्वल -7, तो देखो -b इज इक्वल -7, तो माइनस से माइनस में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ से मेरा एक आ गया, b की वैल्यू 7 आ गई, और c तो आपको पता है यूनिवर्सल 10, c की वैल्यू कितनी है भाई, यूनिवर्सल 10 की बात करो तो c इज इक्वल 10। अब आप ध्यान से देखिए कि a की वैल्यू 1 है या नहीं है, क्वेश्चन की अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ तो देखो a की वैल्यू आपका 1 है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है, b की वैल्यू 7 है या नहीं है, 7 है, c की वैल्यू 10 है, बिल्कुल। तो ध्यान से एक चीज़ देखिए कि ये a एक्चुअल में 1, भाई यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हमने किया है। लेकिन इसी बेस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाला हूँ। ये आपका वैसे एग्जाम्पल नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 NCERT एग्जाम्पल नंबर 2 था। दोस्तों मैं बुक से एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सेम है यहाँ पे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो आप इसको लिख लीजिए, मैं तब तक मिटाता हूँ इसको, x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो आपको पता है कि px की वैल्यू कितनी है भाई, x² - 3, मतलब सर यहाँ पे आपका ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन बीच वाला टर्म नहीं दिया हुआ, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, x² प्लस 0 × x - 3 a² प्लस bx प्लस c। ये वाला टर्म जो है ये bx को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये bx वाला टर्म तो हमारा है ही नहीं, कोई बात नहीं है। तो समझना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये वाला है, ये देख रहे हो x² - 3। तो x² - 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, x² माइनस √3²। अब क्या होगा कि हर बार ऐसा ही नहीं होगा कि आपके स्प्लिट मिडल टर्म को स्प्लिट करके ही आंसर आने वाला है, ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो x² माइनस √3², और आपने इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था 9th में, a² - b² इज इक्वल a प्लस b इंटू a माइनस b, यही पढ़ा था ना, ये लिख दिया हमने x प्लस, तो यहाँ पे आ गया x² माइनस √3 को, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस √3 इंटू x माइनस √3। 2 फैक्टर यहाँ पे आ गए ना, पहले भी 2 फैक्टर आ रहे थे, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज ही होंगे, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या आ गया कि अगर ये दोनों फैक्टर है तो मैं लिख सकता हूँ इफ़ x प्लस √3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -√3, इफ़ x माइनस √3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल √3। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू -√3, x की वैल्यू √3, तो 2 जीरोज आ गए। आपने इसको क्या किया, अल्फा से डिनोट कर दिया, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी -√3, इसको आपने बीटा से डिनोट कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई √3। अब यहाँ पे फिर आपको वही करना है, सम ऑफ जीरोज, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ देख रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात कर रहा, चलो मैं यहाँ पे वेरीफाई भी लिख दूँ क्या, चलो ठीक है,
वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इस स्टेप के बाद मुझे ये लिखना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात कर रहा था। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा प्लस बीटा की बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो क्या होगा, -√3 और +√3 की बात कर रहा हूँ तो -b/a, पहले तो यहाँ लिख देते हैं -b/a। अल्फा मतलब -√3 +√3 इज इक्वल -b/a। -√3 +√3 क्या होने वाला है, 0/1 इज इक्वल -b/a। यहाँ तक इसको ऐसे छोड़ना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो -√3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, √3 इज इक्वल c/a। आराम से समझना इसको कि पहले मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की, फिर यहाँ पे पुट किया मैंने, तो ये आपको -√3 और +√3 एक दूसरे से एलिमिनेट हो गए। फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात की है तो अल्फा इंटू बीटा किया है और -√3 इंटू √3 किया तो cy ये होता है। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, और आपको पास पता है साइन तो माइनस का ही है, तो -3/1 इज इक्वल c/a। मैं अभी एक ही टाइप के बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, और ये क्वेश्चन इस टाइप के आने ही आने हैं, इसको कोई वो नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे भी अब आपका a की वैल्यू 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 है, इसके बाद यहाँ पे c की वैल्यू देखिए यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी है, 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, a इज इक्वल, देखिए यहाँ पे a इज इक्वल 1। b की बात करूँ यहाँ पे तो -b की वैल्यू कितनी, -b ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, तो भाई -b 0 को रिप्रेजेंट करे या b 0 को रिप्रेजेंट करे, रिजल्ट तो सेम ही आना है क्योंकि रिजल्ट उसका क्या RHS क्या है, 0 है। तो -b की वैल्यू 0 अगर है तो b की वैल्यू भी 0 ही होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि c की बात कर रहा था, c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c इज इक्वल c की वैल्यू -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए अब a की वैल्यू 1 है क्या नहीं हमारा, यहाँ पे देखिए b की वैल्यू, b वाला टर्म था ही नहीं तो b की वैल्यू 0 होगा ना, क्योंकि b ही अपने साथ 0 लेके आया था, इसलिए उसने इस पूरे टर्म को क्या कर दिया था, 0 कर दिया था, ठीक है। और c अपने साथ -3 लेके आया तो -3 की बात करो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म था। तो आप इसको देखिए, जहाँ भी आपको डाउट आ रहा है या समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करें, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास देखिए एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूँ सेकंड पार्ट, सब कह रहा है वही सेम प्रोसेस है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, मतलब वही वेरीफाई करना है। तो एक क्वेश्चन आपके पास था कि 4s² - 4s + 1 क्या करना है भाई, अभी हमने किया है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है भाई, 4s² - s + 1। आपने क्या करना, चलो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, 4s² -4s की बात करो +1 की बात करो। आप इसको अभी करो एक बार जल्दी से, 4s² - 4s + 1। समझ नहीं आएगा तो फिर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन है यार, अभी जल्दी करो इसको। देखिए पॉलिनोमियल क्या था आपके पास, 4s² की मैं बात करूं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि मैं लिख सकता हूँ 4s² - 4s + 1, और ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ x की बात करो, x ही पॉलिनोमियल ऑफ आपकी बार x नहीं होगा, पॉलिनोमियल ऑफ s होगा। क्यों s होगा, क्योंकि आपकी बार वेरिएबल क्या है, x नहीं है, वेरिएबल चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, s की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे पास, 4s² - 4s + 1 वही सेम प्रोसेस है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने से पहले कोफिशिएंट ऑफ ये x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 के फॉर्म में होगा, और 2 × 2 भी 4 होता है, और 2 + 2 भी 4 होता है। लेकिन रिजल्ट क्या है आपका, नेगेटिव में है। तो अगर रिजल्ट नेगेटिव होगा मेरे दोस्त, तो हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, देखिए 4s² - 2s - 2s + 1, माइनस माइनस क्या होता है, दो नेगेटिव को अगर ऐड करोगे तो नेगेटिव ही आने वाला है ना भाई, ठीक है। तो लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो 4s² - 2s - 2s + 1, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इनको दो पार्ट में, इनको अलग कर दिया और इनको अलग कर दिया।
इन दोनों में देखो, अब इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन क्या आ रहा है मेरे भाई, कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखिए यहाँ पे कि इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो s तो कॉमन आ ही रहा है, दोनों में है। और ध्यान से देखिए तो ये 2 भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2s को ही कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पे 2 × 2 क्या होगा 4, और s × s देखो 2 × 2 4, s × s s² -1, क्योंकि 2s × -1 क्या होगा -2s। अब सेम यहाँ पे अगर कभी कंफ्यूजन हो कि मुझे यहाँ कॉमन क्या लेना है, यहाँ पे साइन क्या लेना है, तो पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को लिख दो यहाँ पे। चलो 2s -1, अब इसके हिसाब से यहाँ लिख दो। देखिए ये 2s एक्चुअल में और यहाँ पे आपका -2s है, तो भाई -1 नहीं ले सकता हूँ मैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये 2s है यहाँ पे और -2s यहाँ पे है, तो प्लस यहाँ पे है, तो मुझे प्लस को माइनस करना है, तो एक नेगेटिव एलिमेंट मुझे लाना है ना, मतलब माइनस वाला, तो -1 हो गया। तो देखिए -1 × 2s -2s माइनस माइनस प्लस, तो आपसे क्या आ गया कि ये दोनों टर्म जो कॉमन है उनको अलग लिख दो। तो 2s -1, क्योंकि कॉमन वाले एक साथ चले जाते हैं ना, अब बाकी दूसरे को अकेला छोड़ देते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे 2s -1 ही आ गया, और एक और जो रह गया बाकी ये 2s और ये -1, उसको एक साथ लिख दो 2s -1। ध्यान से जब देखेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि एक्चुअल में जो पॉलिनोमियल था वो 2s -1 का होल स्क्वायर था। ठीक है, मैं इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन देखिए 2s -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इफ़ 2s -1 = 0, क्योंकि ये फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। तो 2s -1 = 0, तो 2s की वैल्यू क्या होगी 1, और s = क्या होगा 1/2। s की वैल्यू कितनी होनी है 1/2। सिमिलरली उसी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं भाई, तो देखिए सिमिलरली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से भी 2s -1 = 0, और यहाँ पे 2s = 1 और s = 1/2। इससे आपको पता चल गया कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 है, और ये जो आपका है बीटा की वैल्यू ये भी 1/2 है। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो आपको फॉर्मूला पहले याद करना पड़ेगा। जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि जब मैं इनको यहाँ तक लिख दिया तो भाई क्या करना सम ऑफ जीरोज, तो चलो भाई सम ऑफ जीरोज इसी में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करूँ -b/a ध्यान से रखना है। तो ध्यान से देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 की अगर बात करें तो इजिक्वल कितना होता है -b/a है। अरे 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, तो जब दो आधा एक बार मिल जाए तो एक पूरा कंप्लीट, मतलब एक कंप्लीट होता है ना, 2 हाफ्स की बात करो। तो 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे देखिए दो का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 2 1 जा 2, तो 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 × 1 1। सिमिलरली ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 × 1 1 -b/a। तो 1 + 1 क्या होता है 2, और 2/2, तो यहाँ से इसको अगर मैं दिखा दूँ तो 2/2 = -b/a। इसको अभी कुछ चेंज नहीं करना है, समझ में आ रहा है आपको। तो 2/2 एक्चुअल में क्या होता है आपका 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक, ध्यान देना है। अब मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखिए यहाँ पे आया आप कि अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा × बीटा की बात करें c/a होता है, चलो c/a मैं लिख देता हूँ। अल्फा की वैल्यू कितनी भाई 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी 1/2, क्योंकि अल्फा भी अपने साथ 1/2 लेके आए और बीटा भी अपने साथ क्या लेके आए 1/2 लेके आए, = c/a। ठीक है, तो 1 × 1 की बात करें तो 1 × 1 क्या होता है 1, और 2 × 2 4 = c/a। आराम से समझना भाई, जहाँ समझ नहीं आए वहाँ फिर से मुझे कमेंट करो, मैं बताऊंगा ज़रूर यार। 1a की वैल्यू 4 है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अब क्या चेंज हुआ, अब तक हम जो कर रहे थे जहाँ पे क्या हो रहा था दोनों जगह a की वैल्यू सेम थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ, ये पहली बार है, अब की बार और आने वाला है, a की वैल्यू यहाँ पे 4 और a की वैल्यू यहाँ पे 2। तो मान लो कि किसी भी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x² तो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² में वेरिएशन आ रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि a की वैल्यू यहाँ पे 4, a की वैल्यू यहाँ पे 2, तो मुझे क्या करना है अभी सबसे पहले मेरा काम क्या होगा इक्वल करना है। तो भाई यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो क्या मैं इक्वल इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ गया, लेकिन अब देखिए कि ये जो हमारा वैल्यू था वो चेंज हो चुका है। तो जितने डिजिट से जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको करना क्या है डिवाइड भी कर देना है। तो चलो 2 मैंने ऊपर भी कर दिया। अब कुछ चेंज आया, मैं बोलूँ कि आपको 2 रुपये आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं 2 रुपये आपसे छीन रहा हूँ, या फिर आपका वेट मान लो 50 kg है और अगले 5-6 महीने में आपका वेट 100 kg हो जाता है, तो डबल हो गया ना। और फिर कह रहा हूँ कि अगले 5-6 महीने में आपका वेट फिर से 50 kg कम हो जाता है, तो भाई क्या हुआ वेट क्या आपका सेम ही रहा।
वही किया मैंने, इसको पहले ट्वाइस किया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखिए कि ट्वाइस को किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, तो अभी यहाँ पे क्या था आपका एक्चुअल में -b/a था ये। यहाँ देखिए अब a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, a की वैल्यू यहाँ भी अब 4 आ गया, डन। तो हमें कुछ चेंज करने की अब जरूरत नहीं है, a की वैल्यू 4 है। अब -b की वैल्यू भी 4 है, तो देखिए -b = 4। तो अगर -b की वैल्यू 4 है तो भाई मुझे तो b की वैल्यू चाहिए, तो माइनस को क्या करना है, माइनस वाले को साइड चेंज कर दो उधर। तो -b जब अपने राइट साइड में जाएगा इक्वल के, तो साइन क्या आएगा आपका, प्लस में आना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ b = -4। क्यों, क्योंकि 4 अब दूसरी साइड आ जाएगा, डन। c आपको पता है, c की वैल्यू तो 1 ही है, c क्या था आपका, कांस्टेंट टर्म था। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्या है जो समझ नहीं आया, जल्दी बताइए। ठीक है, ए बी सी हमने तीनों को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, वही एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो। जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पेज नंबर 33 है, थर्ड पार्ट की बात करो। ये कह रहा है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, 6x² - 3 - 7x। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं इसी में कर दूँ क्या, देखो यहाँ पे ही कर देता हूँ। देखिए 6x² - 3 - 7x, डन है। अब देखिए 6x² - 3 - 7x की अगर मैं बात करूं तो आप एक और चीज़ ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया यहाँ पे कि इनको मैंने पहले रीअरेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं अलग सा दिख रहा है। पहली बार ये जो 3 वाला टर्म था, मतलब कांस्टेंट टर्म राइट में रहता था, अब की बार ये बीच में आ गया, तो भाई बीच वाले को बाहर करना है ना। तो मैंने क्या किया, 6x² - 7x - 3, यहाँ तक ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस, कोफिशिएंट ऑफ x² को और लास्ट वाले टर्म को, पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 3 क्या होता है, 18। भाई टेबल तो याद करना पड़ेगा, ये बार बार तो मैं बताऊंगा नहीं। तो 6 × 3 क्या होगा, 18, और 18 का फैक्टर करना है। तो ध्यान से देखो कि जब 18 का फैक्टर करोगे, चलो आपके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, 18 का फैक्टर करोगे तो 2 से 9 होने वाला है, और ये 3 से 3 होने वाला है। तो 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ से आपके पास पेयर बनने वाला है। देखो अगर मैं 2 × 3 का पेयर बनाता हूँ तो 2 × 3 क्या होगा, 6, और 6 + 3 9 होता है, और 6 × 3 18। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ही आएगा आपका, लेकिन हो सकता है कि एडिशन आने में टाइम लग जाए। तो हमने क्या किया कि ये पेयर मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, फिर मैंने 3 × 3 को किया। तो 3 × 3 क्या होता है आपका, 9, और ये क्या है 2। तो 9 और 2 का डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट तो यहाँ पे -7 है। तो जब रिजल्ट -7 में आए तो जो बड़ी वाली वैल्यू है 9 क्या था, लार्जर वैल्यू थी, तो उसको नेगेटिव में रखना। क्यों, क्योंकि मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ 6x² - 9x + 2x - 3, यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए 6x² - 9x + 2x - 3। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ किया, तो देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म की बात करो, -9 + 2 कितना होता है, -7 ही होता है। तो देखिए 6, यहाँ इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो मैं सर x तो कॉमन है ही मेरा, ये तो कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पे देखिए 3 भी कॉमन है दोनों में, क्योंकि 3 का मल्टीपल 6 भी है और 3 का मल्टीपल क्या है, 9 भी है। तो मैंने 3x कॉमन अगर लिया तो ये हो जाएगा 2x - 3, प्लस यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 2x - 3, और यहाँ पे कॉमन क्या है एक्चुअल में 1 आने वाला है कॉमन। यहाँ पे देखिए ठीक से यहाँ पे स्पेस कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे किया। चलो +1 की बात करो, क्योंकि आपका सेम यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, और 1 तो कॉमन लेना है ना। अगर किसी भी नंबर का कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 तो उसका यूनिवर्सल कॉमन है, डन। तो देखिए 3x + 1, तो इन दोनों से मैंने क्या कर दिया, 2x - 3 एंड 3x + 1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे 2 जीरोज आ जाएंगे। इफ़ 2x - 3 = 0, 2x = 3, और x की वैल्यू कितनी होगी, 3/2, डन। ऐसा दूसरा आपके पास आ गया 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। समझ में आ रहा है। तो देखो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1/3। अब हम इसको, अब तब तक लिखो इसको, मैं आपको साइड में इरेज कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे आपसे क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हो आप। सम ऑफ जीरोज मतलब वही क्या होगा, अल्फा + बीटा = -b/a। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी भाई, 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी, तो प्लस का साइन देखिए -1/3।
आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे प्लस माइनस -1/3, लेकिन क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गलती कर लेते हैं। मैं उनके लिए ऐसे लिख रहा हूँ कि देखो a प्लस बी, ए तो आपका 3/2 है, प्लस का साइन दिया जो फॉर्मेट में है, और b अपने साथ नेगेटिव लेके आया, मतलब बीटा अपने साथ नेगेटिव लेके आया होता है, 2/3 प्लस इतना इज इक्वल -b/a। तो मैंने इनका क्या किया, ये हो जाएगा 3/2 -1/3, और इसका जब एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा आपका, एक्चुअल में 6 होने वाला है। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 × 3 क्या होगा 9, 3 2 जा 6, तो 2 × 1 2, तो ये होगा 9 - 2, तो ये होगा 7/6। क्या होने वाला है 7/6 की बात करो, 7/6 क्या आपका -b/a। ऐसे ही मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी भाई, तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है 3/2, तो मैंने लिख दिया 3/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा की बात करूं तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3 डन। तो ध्यान से देखना है कि यहाँ से ये 3 और ये 3 रिमूव हो रहा है, लेकिन अभी मुझे इसको नहीं काटना भाई, ठीक है। क्यों नहीं काटना अभी बताऊंगा आपको। तो देखिए अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ इसको तो क्या होगा 3 × -1, तो -3/6 क्या आ गया आपके पास -3/6 इज इक्वल c/a। देखिए भाई a की वैल्यू यहाँ भी 6 है, a की वैल्यू यहाँ भी 6 है। मैंने इसको कट करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि अगर मान लो इन दोनों को आप रिमूव कर देते, एक दूसरे से डिवाइड कर देते, तो बाद में रिजल्ट फिर आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 किया है। तो देखिए 3 -3, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6। अब देखिए a यहाँ भी 6, a यहाँ भी 6, तो हमारा बस काम हो गया मेरा। तो मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू कितनी है 6। अगर मैं बोलूँ b, तो -b की वैल्यू अगर 7 है भाई, -b की वैल्यू कितनी 7, तो जल्दी से बताओ b की वैल्यू क्या होगी -7, सीधा उल्टा कर दो -7। और c की बात करूँ तो -3। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है, ऐसा कोई डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा ना, डन, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार अब क्या करता हूँ, इधर से इरेज करता हूँ, फिर बाकी देखते हैं। बाकी दोस्तों तब तक आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एक बार, और शेयर भी कर दो, जिससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा, और फिर मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। यहाँ पे जो भी डाउट्स होगा मैं ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं आपके जितने भी सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर को भी मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। आप जो सैम्पल पेपर सजेस्ट करेंगे मैं उसी सैम्पल पेपर को सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। आपको अब ये देखो इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने सारा कर लिया हुआ है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर। क्वेश्चन को स्प्लिट करके पढ़ो, स्प्लिट करके पढ़ोगे उससे क्या होगा कि आपको जल्दी समझ में भी आएगा और क्वेश्चन सही होने के 100% चांसेस होंगे, ठीक है। कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब क्या करें, ईच विद द गिवन नंबर, ये जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कह रहा है ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मतलब क्या कह रहा है कि ये जीरोज नहीं है, इनके जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट है। फिर से बोल रहा हूँ, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब जीरोज का सम एंड जीरोज का प्रोडक्ट है, ना कि अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, यहाँ तक ध्यान रखना आपको। चलिए मैं इसको एक बार ऐसे भी हटाओ इसको। देखिए एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज की बात करो तो आपको पता है कि इक्वेशन की बात करो यहाँ पे, चलिए तो एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ये देखिए आपके पास एक्सरसाइज 2.2 की बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/4 दिया हुआ है, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दी हुई है वो -1 दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, NCERT की बात करूँ, ठीक है, NCERT यहाँ ध्यान से रखना आपको, अल्फा प्लस बीटा इतना। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सीधा एक 4G स्पीड में करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा इसका एक फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, क्योंकि कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का एक फॉर्मेट है जीरोज के रिस्पेक्ट में की बात करोगे यहाँ पे तो ये होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की बात करो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये कितना दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x को 4 से करोगे तो ये क्या एक्चुअल में ये जो x दिख रहा है आपको ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है आपका, ठीक है। तो ये क्या होगा -x/4 -1 एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। और यहाँ ध्यान से देखिए कि फिर से यहाँ डिनोमिनेटर कुछ आ गया, ठीक है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में 0 होता है। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ गया है तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है। वैसे अगर ये भी लिख दोगे तो सही है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सही से लिखना है कि जो दिखने में सही लगे। तो मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब लिया तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 तो 4 टाइम्स हुआ, फिर 4 को x स्क्वायर किया। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0। क्यों, क्योंकि इस 4 को 0 से करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा 0 ही आने वाला है। एक बार फिर से इसको समझ ले कि आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1, ठीक है। मैं इसको अब फिर से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, इसे ध्यान से देखिए, यहाँ से मिटा देता हूँ। तो आपको अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है ना उसी को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। 4 है अगर आपको तो 4 को इससे भी, 4 को इससे भी, 4 को इससे भी और डैश को भी। तो ध्यान से देखिए अगर यहाँ पे ये 4 एक्चुअल में, ठीक है, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा था, तो ये आपके क्या हो गया, आपकी जब इनकी बात कर रहे थे तो ये 4x स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपके पास x/4 है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 की बात कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, 4 से किया तो ये 4x स्क्वायर होगा। जब इस टर्म को 4 से करोगे तो ये x ही आ जाएगा, और 1 को जब 4 से करोगे तो 1 × 4 क्या आता है 4 आता है। तो ये आपका पॉलिनोमियल क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 की बात करो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, देखिए एक बार फिर से, डन। और इसका दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 दिए हुए है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 1/3। तो अब इसको आप खुद सॉल्व करोगे, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, जल्दी सॉल्व करो। हो रहा है सॉल्व दोस्तों, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, फिर वही सेम फॉर्मेट आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पीएक्स की अगर मैं बात करूँ, पीएक्स इक्वल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, तो इसको मैंने रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है भाई √2 इंटू एक्स प्लस 1/3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। यहाँ से क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ फिर से क्या आ गया भाई, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, और इक्वल आपको पता है कि 0 के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जो डिनोमिनेटर में आ जाए उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा -3√2x प्लस 1। जब इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, अगर 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होगा रिमूव हो जाएगा, इसलिए तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये क्या हो डिनोमिनेटर क्या हो जाए रिमूव हो जाए। तो 1 आ गया इज इक्वल 0, और वही आपका क्या था पॉलिनोमियल था। समझ में आ रहा है, ठीक। एक और क्वेश्चन करो भाई, एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पेज नंबर 33 की बात करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट एनसीईआरटी की बात करो। 5th पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, आप देखिए यहाँ पे 5th पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है भाई, जल्दी बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4। भाई बुक भी तो अपने सामने खोल के रखो, बुक खोल के रखोगे तभी तो पता चलेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। तो भाई क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा भी है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या। सिंपल क्वेश्चन है भाई, यही फॉर्मेट था आपका पॉलिनोमियल का। यहाँ से देखिएगा अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इरेज करूँ भाई, या यहीं पे देखो कि इसको इरेज कर दूँ, तो ध्यान से देखिए आप कि क्या आता है आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो कितना भाई -1/4, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। यहाँ पे आपको माइनस ध्यान रखना साइन का, x² माइनस, इस फॉर्मेट वाला जो ये माइनस है ना, ये चेंज नहीं करेंगे, x² माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव है तो नेगेटिव डालो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालो। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x², और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में किस चीज़ के रिलेशन में है, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन जब दो नेगेटिव एक साथ मिल के मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है भाई, ठीक है। तो प्लस 1/4x की बात करो तो 1/4x क्या हो जाएगा, एक्चुअल में x/4 होगा, क्योंकि x हमारा क्या था, न्यूमरेटर में था, ठीक है, ऊपर वाले साइड में था, और प्लस 1/4, ठीक है, इज इक्वल 0। अब यहाँ पे फिर वह क्या हो गया, आपके पास 4 है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है, कभी कभी चेंज, डिनोमिनेटर चेंज भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना, कोई बात नहीं। तो x/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, तो चलो इसमें क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब 4 लोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमें कितने टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 टाइम्स से, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो जब 1 है तो 4 टाइम्स होगा, तो क्या होगा 4x² प्लस इसको 4 इंटू 1 टाइम्स हो रहा है तो प्लस x, और इसको भी क्या होगा +1 इज इक्वल 0। तो ये क्या होगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 4 इंटू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 4 इंटू 0 क्या होगा, एक्चुअल में 0। तो यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एक क्वेश्चन और करें, लास्ट एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट और कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट 0 एंड √5 की बात करें, ठीक है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ठीक, 0 एंड √5 की मैं बात करूं तो जब 0 एंड आपको यहाँ से लिख भी सकते हो, तो 0 एंड √5 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, √5 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, √5 दिया हुआ है। तो यहाँ समझना है आपको कि वही फॉर्मेट क्या होगा, px इज इक्वल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ तो जरूर पता चल गया भाई कि ये अगर आपको इस तरीके से है तो डालो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। तो मैं लिख सकता हूँ x², अरे भाई 0 अपने साथ लेके आया है तो जो उसके साथ जो भी रहेगा सबको 0 करते हुए जाएगा। लो भाई इस टर्म को उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया, लेकिन साइन आपको कुछ रखना है, प्लस में रखो या माइनस में रखो, अभी चलो माइनस में रख देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। प्लस √5, भाई 0 पॉजिटिव हो या 0 नेगेटिव हो, मैंने 0 पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या कि जब मैं आपसे ना ले रहा हूँ ना आपको दे रहा हूँ तो फिर कोई आप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो x² प्लस √5 यही मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपका, यही पॉलिनोमियल आपका हो गया। तो दोस्तों अभी हमने देखा है कि सम ऑफ जीरोज की बात कर रहा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करो, एक बार और मैं आपको क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द लास्ट वन इज c। तो c क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट क्या, जो किसी को कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और फिर एक बार देखते हैं सम ऑफ जीरोज की बात करें तो सम ऑफ जीरोज क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज होंगे, लीनियर में 1 जीरोज होगा। तो क्वाड्रेटिक में जब 2 था तो उसके जीरोज को मैंने किस नाम से डिनोट किया, अल्फा एंड बीटा से। आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल फॉर्मूला है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने किया यहाँ पे आपको, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -b/a, माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। c जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ तो क्या, तो c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट के बारे में हमने अभी पढ़ा, पिछली क्लास में पढ़ा था। कोएफिशिएंट क्या होता है कि वेरिएबल को बूस्ट देने का काम करता है, वेरिएबल के पावर को या तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है या फिर क्या करता है, बहुत ही कम कर देता है। तो ठीक है दोस्तों, क्या करना है, अभी जो जितना मैंने करवाया है आपको, नेक्स्ट क्लास तक आपको इसका रिवीजन कर लेना है, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँ, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल कौन, मैथ्स मोम आए की बात, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है, और जितने ज़्यादा लोगों को आप मेरे साथ जोड़ो मैं उतना ही ज़्यादा और वीडियो बनाऊंगा और आपको नए नए मैथ्स के ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ आने वाले कई वीडियोज़ में। थैंक यू दोस्तों, बाय।